हेलो चैम्प्स, आई होप आपकी सीयूटी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी आपकी बुक नंबर 3 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ हिडन जेम्स, कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, स्पेशली कीपिंग इन माइंड योर एनसीईआरटी। कुछ छोटी छोटी बातें हेयर एंड देयर जो शायद आपसे मिस हो गई हो, तो आपकी फाइनल रिविजन के लिए आप ये भी जरूर देख कर जाएंगे। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। So the first point, the term financial analysis includes both analysis and interpretation. अगर कुछ इस टाइप का क्वेश्चन वो पूछते हैं कि फाइनेंशियल एनालिसिस में क्या क्या आता है, तो इसमें दो चीजें आती है। एनालिसिस तो है ही, साथ ही इंटरप्रिटेशन भी। एनालिसिस क्या होता है? सिंप्लीफिकेशन ऑफ डेटा, पुटिंग इट इनटू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अ प्रॉपर मैनर। और इंटरप्रिटेशन होता है डिराइविंग मीनिंग आउट ऑफ इट। सो फाइनेंशियल एनालिसिस में एनालिसिस भी आता है और इंटरप्रिटेशन भी। देन दिस particular statement dash is the process of identifying the financial strengths and weaknesses of the firm by properly establishing relations between the various items of the balance sheet and statement of P&L। ये मैंने क्यों लिया है? क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपके सीबीएसई में आया था और ऑप्शंस कुछ इस टाइप की दी हुई थी कि बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि आंसर रेशियो एनालिसिस होगा या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होगा। दिस एग्जैक्ट लाइन इज गिवन इन योर एनसीईआरटी, तो इसका सही आंसर है फाइनेंशियल एनालिसिस या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो क्योंकि यहाँ पे लिखा है वेरियस आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट एंड एसपीएल, तो यहाँ पे आपको लग सकता है कि रेशियो एनालिसिस की बात हो रही है, बट नहीं, दिस इज अ ब्रॉडर टर्म। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हम कर रहे हैं जब हम एक फर्म की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को भी स्टडी कर रहे हैं बाय स्टडिंग द वेरियस आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट एंड एसपीएल। Okay, then tools of analysis of financial statements, comparative statements, जिसे हम horizontal analysis भी कहते हैं। इसमें हमारा comparative SPL और comparative balance sheet आती है। इसमें 4 columns कौन कौन से होते हैं important? एक तो previous year, फिर current year, फिर absolute change और फिर percentage change. That is for comparative statements. Then common size statements, जिसे हम vertical analysis भी कहते हैं। इसमें भी हमारा common size SPL भी होता है और common size balance sheet भी होती है। एसपीएल की अगर बात करें तो प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, परसेंटेज ऑफ प्रीवियस ईयर बाय डिवाइडिंग ऑल द वैल्यूज बाय आरएफओ ऑफ दैट ईयर, देन परसेंटेजेस ऑफ करंट ईयर बाय डिवाइडिंग ऑल द वैल्यूज बाय आरएफओ ऑफ दैट ईयर। यानी कॉमन बेस इसमें हम आरएफओ को लेते हैं अगर हम एसपीएल की बात कर रहे हैं। बट इफ वी टॉक अबाउट कॉमन साइज बैलेंस शीट, तो उसमें हम अगेन प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, percentage of previous year values by dividing it by the total of total assets और total liabilities, जो कि वैसे सेम ही होता है। then percentages of current year amounts by dividing it with total assets और total liabilities। ट्रेंड एनालिसिस, इसमें नंबर ऑफ ईयर्स को हम एनालाइज कर रहे होते हैं। रेशियो एनालिसिस आपको पता है, और कैश फ्लो एनालिसिस ऑल्सो यू नो। देन रेशियोज की टाइप्स, वैसे तो आपको 4 ब्रॉड कैटेगरीज पता है रेशियोज में: लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी और एक्टिविटी रेशियोज। बट एनसीईआरटी में देखो किस टाइप की क्लासिफिकेशन गिवन है कि एक ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है, एक फंक्शनल क्लासिफिकेशन है। जो यूजुअली हम पढ़ते हैं और जो ज्यादा पॉपुलर है दैट इज द फंक्शनल क्लासिफिकेशन। बट अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन रेशियोज आर ऑफ 3 टाइप्स: स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड रेशियोज, बैलेंस शीट रेशियोज और कंपोजिट रेशियोज। जैसे इसमें क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल रेशियोज, इसमें रेशियोज में जो भी हम वैल्यूज यूज कर रहे हैं वो दोनों वैल्यूज एसपीएल से हमने ली है। फॉर एग्जांपल जीपी रेशियो, अब फॉर्मूला क्या होता है, जीपी अपॉन आरएफओ इनटू 100। जीपी एंड आरएफओ दोनों हम एसपीएल से पिक करते हैं। देन बैलेंस शीट रेशियोज, इसमें हम दोनों वैल्यूज बैलेंस शीट से ले रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल करंट रेशियो, फॉर्मूला क्या हो गया, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, दोनों हम बैलेंस शीट से पिक कर रहे हैं। कंपोजिट रेशियोज में एक वैल्यू हम बैलेंस शीट से ले रहे हैं, एक वैल्यू हम एसपीएल से ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, उसका फॉर्मूला क्या होता है, नेट क्रेडिट आरएफओ डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ट्रेड रिसीवेबल्स तो हम बैलेंस शीट से लेते हैं और जो क्रेडिट सेल्स या क्रेडिट आरएफओ है वो हम एसपीएल से लेते हैं। तो कंपोजिट रेशियोज, राइट। लिक्विडिटी रेशियोज आपको पता है, ये शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी की बात करती है। करंट रेशियो या लिक्विड रेशियो, जिसे हम क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। सॉल्वेंसी रेशियोज लॉन्ग टर्म इन नेचर होती हैं। देन एक्टिविटी रेशियोज, जिन्हें टर्नओवर रेशियोज भी कहा जाता है, परफॉर्मेंस रेशियोज भी कहा जाता है, एफिशिएंसी रेशियोज भी कहा जाता है। इनका जो की फ्रेज है वो है टू चेक द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस।
प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज आपको पता है, जीपी रेशो, एनपी रेशो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा। ओके देन, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से मैंने पिक किया है। लाइक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि अब अगर आपके पास टाइम है तो एक बार एनसीईआरटी के एमसीक्यूज भी आप देख लीजिए। दे आर नॉट डिफिकल्ट बट दे आर गोइंग टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो ऑनलाइन पीडीएफ लेके, थोड़े ही है, ज्यादा एमसीक्यूज गिवन भी नहीं है। So one of the examples is this: the following groups of ratios primarily measure risk. देखो, जो एक्टिविटी रेशियोज होती हैं वो रिस्क मेजर नहीं करती, वो हमारी सिर्फ ऑपरेशनल एफिशिएंसी चेक करती हैं। जैसे आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ठीक है, इस टाइप की रेशियोज। तो जहां जहां भी एक्टिविटी है वो तो आंसर हो नहीं सकता, तो आंसर यही बनता है। लिक्विडिटी रेशियोज हमारे शॉर्ट टर्म में रिस्क देखती हैं। डेट वैसे कोई ग्रुप ऑफ रेशियोज नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस गिवन यही सही आंसर बनता है। डेट में भी जैसे फाइनेंशियल रिस्क होता है कि हम इंटरेस्ट पे कर पाएंगे या नहीं, और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में भी रिस्क हम देखते हैं। ओके देन, आपके सिलेबस में ईपीएस भी है, विच यू ऑलरेडी स्टडी फॉर योर बिजनेस स्टडीज। इसका क्या मतलब होता है? अर्निंग पर शेयर, दैट इज प्रॉफिट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ शेयर। तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स कौन सा होता है? फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। देखो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सारे खर्चे माइनस करने के बाद हमारे पास बचा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बट अभी इसमें से एक चीज और देनी है, तब जाके हमारे पास आएगा प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। डू यू नो व्हाट इज दैट? सोचो, दैट इज प्रेफरेंस डिविडेंड। क्योंकि आपको पता है इक्विटी को जो डिविडेंड देते हैं या इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए जो भी बचता है, दैट इज आफ्टर पेइंग टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ठीक है। इसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करेंगे, ये रुपीज में आपकी कोई वैल्यू आएगी। देन आपके सिलेबस में लिखा है डिविडेंड पर शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं। दैट इज वेरी सिंपल। डिविडेंड पर शेयर क्या हो गया? जो हम एनुअली टोटल डिविडेंड पे कर रहे हैं, टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड दैट यू आर पेइंग, डिवाइडिंग इट बाय द नंबर ऑफ शेयर्स विल गिव यू डिविडेंड पर शेयर, ठीक है। देन डिविडेंड पे आउट रेशियो भी एक बार देख के जाओ, सिंपल है, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। देन प्राइस अर्निंग रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो होती है हमारे लिए व्हेन वी स्टडी फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट। अभी सिर्फ आप इसका फॉर्मूला देखकर जाएं, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। So this is also there in your syllabus. So just give it a read. Market price of the share divided by earning per share. चलिए, उसके बाद देन AS4 आपको पता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक नाम होता है, इसका नाम है कंटिंजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। ये हमें बताता है कि जो प्रपोज डिविडेंड होता है वो एक कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी होती है, बिकॉज पहले डायरेक्टर्स डिविडेंड को प्रपोज करते हैं, फिर शेयर होल्डर्स उस डिविडेंड को अप्रूव करते हैं इन द एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग में वो उस डिविडेंड के अमाउंट को या तो सेम रखेंगे या कम कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते। फिर जब शेयर होल्डर्स उसे अप्रूव कर देंगे, फिर वो डिक्लेयर होगा और फिर वो पे होगा। तो अगर अभी डिविडेंड सिर्फ प्रपोज हुआ है, डायरेक्टर्स ने सिर्फ प्रपोज किया है, तो इट इज अ कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी बिकॉज इट इज सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स कि अभी हम ये पे करेंगे या नहीं, श्योर नहीं है। दैट इज वाई इट इज अ कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, इसलिए हम इसे नोट्स टू अकाउंट्स में शो करते हैं। ये बात हमें बताई है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 4 ने। देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 जिसका नाम है बोरोइंग कॉस्ट, इसने हमें ये बताया, जो चीज हमारे सिलेबस के लिए रेलिवेंट है, कि जो डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स होता है उसे हम राइट ऑफ कर देते हैं उस साल में जिस साल में हमने डिबेंचर्स इशू किए हैं, एक साथ ही राइट ऑफ कर देते हैं। और उसकी जर्नल एंट्री भी आपको पता है, जैसे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट इफ यू हैव सिक्योरिटीज प्रीमियम, देन एसपीएल डेबिट टू लॉस या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। देन AS3 तो है ही डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, क्योंकि AS3 हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बताता है। तो आपके लिए 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रेलेवेंट हो जाते हैं, AS4, AS3, AS16 और AS26 जो आप पार्टनरशिप में पढ़ते हैं, which is related to intangible assets. Then section 2 subsection 40 of the Companies Act हमें बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है। So it includes balance sheet, which is also called the position statement, P&L, which is the income statement और SPL, notes to accounts और cash flow statement, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 याद रखना है। देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग कैश का क्या मतलब होता है?
इट कंप्राइजेस कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक। और कैश इक्विवेलेंस का क्या मतलब होता है? कैश इक्विवेलेंस का मतलब होता है शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स which are convertible into a known amount of cash and are subject to an insignificant risk of change in value। इनका मेच्योरिटी पीरियड 3 months और लेस होता है। ठीक है, ये भी आप देख कर जाएंगे डेफिनेशन। देन कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, आपको वैसे ऑलरेडी पता है बट आई जस्ट क्विकली रिवाइज इट। अगर आपको डेटर से पैसे मिल रहे हैं, दिस इज कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इफ यू हैव सोल्ड द गुड्स और यू हैव रेंडर्ड अ सर्विस, तो जो पैसे मिल रहे हैं दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। साथ ही कमीशन अगर मिल रही है, रॉयल्टी मिल रही है, फीस मिल रही है, ये भी आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। Now, this question came in your previous year CUET accounts exam and I gave this question in the class to my students। और कुछ बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी, यहाँ पे वो पूछ रहे थे सेपरेट डिस्क्लोजर ऑफ कैश फ्लोज फ्रॉम डैश। उन्होंने पूछा था फ्रॉम व्हाट is important because they represent the extent to which expenditures have been made for resources intended to generate future income। तो ऑप्शंस में गिवन था ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग और कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। तो बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, बट इसका आंसर है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, क्योंकि जब हम खर्चा कर रहे हैं सो दैट हमारी फ्यूचर इनकम बढ़े, तो दिस इज लाइक इन्वेस्टमेंट। अगर मैं प्लांट एंड मशीनरी खरीद रही हूँ तो दिस इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और मैं अच्छी प्लांट एंड मशीनरी खरीद रही हूँ ताकि मैं अच्छी प्रोडक्शन कर सकूं और फ्यूचर में मेरी इनकम बढ़ सके। ठीक है, दिस लाइन इज ऑल्सो गिवन इन योर एनसीईआरटी एज इट इज। इसी से रिलेटेड ये हो गया सेपरेट डिस्क्लोजर ऑफ कैश फ्लोज अराइजिंग फ्रॉम डैश is important because it is useful in predicting claims on future cash flows। अब claims की बात हो रही है तो liabilities की बात हो रही है कि कौन कौन मुझसे पैसा लेंगे, राइट? सो दिस इज योर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ओके, देन टैक्स। अगर तो इनकम टैक्स है, नॉर्मल इनकम टैक्स, तो इसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट मानते हैं, बट जरूरी नहीं है कि हर टाइप का टैक्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही हो। जैसे कैपिटल गेन टैक्स आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। सपोज मैंने कोई लैंड एंड बिल्डिंग सेल की और उसके ऊपर फिर मैंने कैपिटल गेन टैक्स पे किया है गवर्नमेंट को। सपोज मैंने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी थी 10 लाख की, आज मैंने वो सेल की है 25 लाख की, तो ये जो 15 लाख का कैपिटल गेन हुआ इसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है। दिस इज कैपिटल गेन टैक्स। दिस इज रिलेटेड टू द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो इसकी नेचर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की होती है, तो जरूरी नहीं है कि टैक्स इज ऑलवेज ऑपरेटिंग। इसी तरह से जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स होता है, आप बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ते हो कि कंपनी अगर डिविडेंड पे कर रही है शेयर होल्डर को तो दैट इज टैक्स फ्री इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर, बट द कंपनी हैज टू पे अ टैक्स व्हिच इज कॉल्ड द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। नाउ ये भी टैक्स है बट इसकी फाइनेंसिंग नेचर है, क्योंकि वैसे भी डिविडेंड देना तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है। ठीक है, तो आप ये देख के जाएंगे। इसी तरह से एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स के भी एग्जाम्पल देख के जाओ। एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की नेचर में है, एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की नेचर में है, एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की नेचर में है। देन ये क्वेश्चन आपके सीबीएसई सैम्पल पेपर में आया था एक बार एंड स्टूडेंट्स वर लाइक ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया, ये वर्ड तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, बट दिस इज गिवन इन योर एनसीईआरटी। Financial statements are prepared on certain basic assumptions which is known as postulates। सिंपल मतलब होता है इसका, जैसे मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल हम बोलते हैं, बट यू कैन से मनी मेजरमेंट पोस्टुलेट, गोइंग कंसर्न पोस्टुलेट। सो दिस इज अ वर्ड दैट यू शुड सी। ओके, उसके बाद ओके जी, देन आपको देख कर जाना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके सीयूईटी एग्जाम के लिए, कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको पूरा ऑर्डर में लर्न होना चाहिए एंड दैट इज गिवन बाय पार्ट 1 शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। एंड आपको पूरा एसपीएल का फॉर्मेट भी लर्न होना चाहिए, दैट इज गिवन एज पर पार्ट 2 शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ये वैसे भी आप पढ़ के जाते ही हो फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स ऑल्सो, बट एक बार यहाँ पे देख लेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पॉपुलर है। मैं एक बार क्विकली आपको बताती हूँ। जैसे बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहले हम देखते हैं शेयर होल्डर्स फंड्स, जिसमें आता है एसआरएम, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। फिर आता है शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट। फिर आता है नॉन करंट लायबिलिटीज, उसमें लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, अदर नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजन।
फिर आता है करंट लाइबिलिटीज, उसमें STOS, जैसे भी आपने याद किया हुआ है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। उसके बाद एसेट्स में आ जाता है, नॉन करंट एसेट्स में वी हैव प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इनटैंजिबल एसेट्स। उसमें 4 कैटेगरीज हैं, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इनटैंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, intangible assets under development. उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, देन लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, डेफर्ड टैक्स एसेट, अदर नॉन करंट एसेट्स। उसके बाद करंट एसेट्स में आ जाता है CIT CSO, so current investments, inventories, trade receivables, then cash and cash equivalents, short term loans and advances and other current assets. ठीक है, उसके बाद SPL का जो फॉर्मेट है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, फिर अदर इनकम, दोनों को ऐड करके आएगा टोटल रेवेन्यू। फिर एक्सपेंसेस में हमने निमोनिक बनाया हुआ है, चल, पैदल, चल, वरना, एनर्जी, फालतू, ड्रेन आउट, आपने जो भी निमोनिक बनाया हुआ है। Then that is cost of material consumed, purchases of stock in trade, changes in stock of finished goods, stock in trade, work in progress, employee benefit expenses, finance cost, depreciation and amortization expenses और other expenses. इसके बाद आपका आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को माइनस करके फिर टैक्स को माइनस करेंगे और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। तो ये भी आपसे सीक्वेंस को पूछ सकते हैं। ओके, देन इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप प्रिपेयर करके जाएंगे। हियर ऑल्सो दे आर सेइंग कि इसको सीक्वेंस में आप अरेंज करें। जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट आप कितनी बार बनाते हैं अपने क्लास 12 में भी, तो सीक्वेंस में अरेंज करना मुश्किल नहीं होना चाहिए, बट थोड़ा अटेंटिव होके देखना है। कई बार हम ठीक से नहीं पढ़ते और आंसर गलत दे देते हैं। तो यहाँ पे जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रॉफिट क्या दिया हुआ है हमें बैलेंस शीट में या SPL से, जो प्रॉफिट हमें दिया हुआ है हम वहां से अपनी बात स्टार्ट करते हैं। उसके बाद फिर हम एक वर्किंग बनाते हैं, वी ट्राई टू रीच नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो इसके बाद ये हमारा नंबर 1 हो गया, देन दिस वन। फिर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में हम एडजस्टमेंट करते हैं फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। उसमें जैसे पेटेंट्स अमोर्टाइज्ड को हम ऐड करके दिखाते हैं, तो ये एडजस्टमेंट में आ गया। सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद फिर हमारे पास क्या आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर उसमें हम करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज की बात करते हैं। ठीक है, तो हमारा ये हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, लाइक आई सेड। इसके बाद हम करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज की बात करते हैं। फिर हमारे पास आता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, फिर हम उसमें से इनकम टैक्स माइनस करते हैं, फिर अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स प्लस माइनस करते हैं, एंड देन वी गेट द आंसर। तो इसके बाद हमारा आ जाएगा इनकम टैक्स पेड। सो 1 2 3 4 5। तो देखते हैं कहाँ पे ये ऑप्शन फिट हो रही है, D A E C B. So this is the right answer. Right, Sham? So this is it for this video. I hope आपने कुछ सीखा इस वीडियो से, आपको ये पता लगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। I wish you all the very best for your exam. मैं आप सबके लिए बहुत प्रे कर रही हूँ, एंड आई विश आप सबका एडमिशन बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में हो। सो मेरी तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेज आप सबके लिए।